जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न सीरीज। ये वाली जो सीरीज हमने स्टार्ट की है मैंने और फराज ने, इसमें हम हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं जिन्होंने ट्रेडिंग मास्टरी का कोर्स या इन्वेस्टमेंट मास्टरी का कोर्स लिया होता है, और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी रही हुई है कोर्स से पहले कैसी थी, और उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग की कोर्स लिया उसके बाद जो है कैसे उनको इस कोर्स ने उनको बेनिफिट किया, और उसके बाद जो उनके अब जाके जर्नी है वो कैसी है। आज के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका नाम है फैसल शहजाद, ही इज़ इन यूएई, और थोड़ा सा वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनके रिटर्न्स भी हैं, और रिटर्न्स के बारे में खुद ही उनसे पूछते हैं। तो फैसल भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी अपना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मार भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आई एम फैसल शहजाद, यूएई में बेस्ड हूँ। तकरीबन 2 साल पहले मैं मूव किया था यूएई में। आई एम मटेरियल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और इन्वेस्टमेंट जर्नी मेरी स्टार्ट हुई आई थिंक 3 इयर्स अगो। बट रियल जो कह लें कि वैल्यू आना शुरू हुई वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर अगो, जब आपका मैंने कोर्स लिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम फेब 2024 एंड सो ऑन। सो ये एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन। अच्छा, अभी आप 2 साल पहले ही मूव किए हैं, तो उससे पहले पाकिस्तान में थे, और वहाँ पे का जो कोई एक्सपीरियंस वगैरह जॉब का भी कितने साल का है, फिर इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन मेकिंग आपने स्टार्ट की, जैसे अभी 3 साल पहले आपने स्टार्ट किया, सो ये मेरे ख्याल से प्रोफेशनली भी आपने थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया, तो पहले क्यों नहीं की और अब जाके क्यों स्टार्ट की? यस, एक्चुअली अवेयरनेस नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टॉक मार्केट की तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, और जॉब में कर रहा था पाकिस्तान में। एक्चुअली आई एम पीएचडी डॉक्टर प्रोफेशनल और रिसर्चर हूँ, तो रिसर्च का मुझे वैसे ही काफ़ी क्रेज़ और शौक भी है। तो जब मुझे एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पीएसएक्स की तरफ, तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत सर्च करना शुरू की, बट वहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे कि हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते। तो रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की आनी तब शुरू हुई जब मैं यहाँ मूव किया, और कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू की, तो उसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा आना शुरू हुए। स्टार्ट में तो ऐसा था कि सुनी सुनाई बातों पे होता था कि ये स्टॉक ले लें, वो स्टॉक ले लें, और करते तो जैसे ही उसमें कोई थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जाता था, या -1-2% भी, तो पैनिक करके सेल कर देना। तो आई डोंट रिमेंबर कि स्टार्ट के जो मेरे 4-5 महीने थे उनमें मैंने कोई गेन्स किए होंगे, तो मैं इसी पे खुश होता था कि मेरी जो कैपिटल है वो सेव है, तो अर्निंग्स तो नहीं हो रही थी। तो एक रीज़न शायद ये भी थी कि उन दिनों में स्टॉक मार्केट परफॉर्म भी नहीं कर रही थी। ये 2022 की शुरू की बात है, जब ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी। तो लेकिन मुझे आई वाज़ लकी इनफ एक्चुअली कि यूट्यूब पे जब मैं सर्च कर रहा था कुछ वीडियोज़, तो आपकी पॉडकास्ट मैंने देखी थी लेगी भाई के साथ। तो आपकी जर्नी मुझे बहुत आपकी जर्नी ने इंस्पायर किया, और फिर मैंने डिग आउट किया कि ये सरमाया है क्या? तो सरमाया की वेबसाइट पे गया, फिर जो आप लोगों की जितनी भी प्रीवियस पॉडकास्ट थी, मैंने सारी वन बाय वन सुनना शुरू की। तो कुछ महीनों बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो कोर्स की बार-बार बात कर रहे हैं ना, ये करना चाहिए। तो कोर्स के बाद ना मुझे याद है कि 2 से 3 वीक्स बाद ही मुझे ना उससे पहले म्यूचुअल फंड्स का फॉर एग्जांपल नहीं था पता, लेकिन जब मैंने कोर्स शुरू किया, तो देन आई रियलाइज़ कि ये तो दुनिया ही अलग है। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स हैं, ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो देयर आर मेनी अदर एवेन्यूज़ एज़ वेल। आप पढ़ा रहे होते थे, हम वीकली क्लास लेते थे, और मैं साथ-साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा होता था। जो-जो आपकी वो पिक्स होती थी, या जो-जो आप स्ट्रैटेजीज़ बता रहे होते थे। तो वंस दैट कोर्स फिनिश्ड इन आई थिंक जनवरी 2024, उसके बाद मैंने ज़्यादा इन डेप्थ एक तो रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू की, जो ब्रोकरेज हाउसेस की आती थी। इसके अलावा जो पीएसएक्स पे नोटिसेस आते थे वो पढ़ना शुरू किए, एंड बाय आई थिंक मार्च 2024 मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया, जो कि अभी मैं आपसे शेयर भी करूँगा। एंड देन आई जस्ट कीप एडिंग ऑन दैट पोर्टफोलियो, और कभी-कभी स्विंग ट्रेड्स वगैरह कर लिया करता था। तो या इट वाज़ हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जर्नी आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, मुझे एक एक चीज ये बताएंगे, जब 2022 में आपने मार्केट के इन्वेस्टमेंट की, अब उस टाइम पे आपको पता था कि मार्केट तो फिलहाल नीचे आ रही है, लेकिन रीजन शायद उस टाइम नहीं पता होगी। सो कोर्स में आते साथ ही जो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ा था, क्या उससे एक आइडिया हुआ आपको कि 2022 में क्यों नहीं मार्केट परफॉर्म कर रही थी? बिल्कुल हुआ एक्चुअली, शायद आपको याद ना हो, जब वाइवा हो रहा था हमारा, तो आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया था ना, जो मेरे पे वो था कि जो गवर्नमेंट ने प्राइस कम की थी 150 पेट्रोल, वाज इट अ राइट डिसीजन? तो मैंने कहा था इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजन, विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस और सो ऑन, बट ये बहुत गलत था। तो अब वो बातें समझ हमें कोर्स के बाद आना शुरू हुई थी कि ये इकोनॉमी को कितना ज्यादा हर्ट कर रही थी, इस तरह के जो डिसीजंस थे। तो अगेन
इस तरह के जो मार्केट नीचे जा रही है, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये कैसे हर्ट करते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स को एंड सो ऑन, ये नहीं थी पहले पता। पहले तो ये होता था बस वो देखी ऊपर गई है नीचे गई, उसके पीछे क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चल रहे हैं आपके मुल्क के, ट्रेड डिफिसिट्स क्या चल रहा है, क्या बाहर की दुनिया, वी डिडंट नो एनीथिंग। लेकिन कोर्स के बाद डेफिनेटली फंडामेंटल्स जब स्ट्रांग हो गए तो फिर तो मजा आता था। बल्कि आई यूज्ड टू वॉच ये जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं ना रात को, तो अब फिर मैंने रात को रोजाना ऑफिस से आके 1 घंटा देखने इस तरह की अच्छी अच्छी जो वीडियोस होती थी यूट्यूब पे इन्वेस्टमेंट्स की, एंड इट मेड माय डे एवरी डे। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये टॉपिक्स पे आपके आ जाते हैं जो आपने अपना पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट बता देता हूँ जिस तरह फैसल भी बता रहे हैं। सो हम हमारे कोर्स के अंदर एक दो वाइवाज होते हैं, और ये वाइवाज जो है हम 4 लेक्चर्स के बाद या कोई मतलब आप कह लेंगे एक 4th लेक्चर के बाद है और एक 10th लेक्चर के बाद हम वाइवा करते हैं। और ये वाइवा इज नेसेसरी टू पास, ताकि आप लोग जो है अलमनाई के अंदर आएंगे, और अलमनाई में हमारे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, तो एक कम्युनिटी वहां पे बनी होती है, और उसमें हम हर मंथ में एक बड़ा प्रॉपर सेशन करते हैं जिसमें हम ये आने वाले वक्त के अंदर स्टॉक्स एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान के मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं, अमेरिका की मार्केट या यूएसए की मार्केट, जो यूएई की मार्केट है। अब यहाँ पे जो फैसल भाई ने बात की है ना कि जो पेट्रोल की प्राइसेस जो थी वो 2022 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बढ़ाई नहीं थी। हालांकि अगर आप देखें रशिया यूक्रेन वॉर उस टाइम चली थी और 210 रुपए का पेट्रोल हो चुका हुआ था जो कॉस्ट कर रहा था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस टाइम पे 150 रुपीज के ऊपर उसको बेच रही थी, और वहां पे पॉलिटिकल एजेंडा भी चल रहा था कि बेसिकली एक गवर्नमेंट जा रही थी दूसरी आ रही थी, तो दोनों ही अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के तहत क्या कर रहे थे, एक ने जाते हुए कम कर दिया कि मेरी पॉलिटिकल स्कोरिंग अच्छी रहेगी, एक ने आते हुए क्या किया कि उसको पहले नहीं बढ़ाया, और जब नहीं बढ़ाया तो वो एक 19 बिलियन डॉलर्स जो आपके रिजर्व्स थे वो कम होके 9 बिलियन डॉलर्स आ गए। तो ये एक बड़ा मसला क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आपका डॉलर बहुत तेजी से ऊपर चला गया, डॉलर पीक किया। खैर ये चीजें मैं साथ साथ बुल्स एंड बियर्स में भी हम डिस्कस करते रहते हैं, बहुत डिटेल में बता ये डिस्कस करते हैं। यही चीज क्या होता है कि आपको फैसला करने में मदद करती है कि आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, और अगर वो अच्छे हो गए हमारे लिए तो हम अच्छी साइड पे चले जाते हैं। चले, ये तो हम बुल्स एंड बियर्स में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। अब आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। सो पोर्टफोलियो में आपने मुझे जैसे बताया था कि मेरे पास मेजॉरिटी केसेस में जितने भी स्टॉक्स हैं तकरीबन तकरीबन 100% से ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग चीज होती है लोगों के लिए यार कि स्टॉक्स कैसे पिक करें कि यार अच्छे गेन्स हो जाए। आपका माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त पोर्टफोलियो है, तो थोड़ा सा शेयर करते हैं कि क्या रखा हुआ आपने और डिसीजन मेकिंग कैसे की थी आप। ओके, अच्छा अमार भाई, जैसे हमने कोर्स में पढ़ा था ना, मैं बताऊं कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पीई रेशो क्या होती है। जब भी हम वीडियोस देखते थे ना ब्रोकर्स की भी या जो भी इन्वेस्टमेंट्स लेक्चर्स हो रहे होते थे, तो यही से नहीं समझती कि पीई होती क्या है, ईपीएस क्या होता है, या ग्रास प्रॉफिट, ग्रास मार्जिन, ये क्या चीजें होती है। तो कोर्स के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि दीज आर सम ऑफ दी वैल्यूएशन फैक्टर्स जिनको हमें देखना चाहिए और उसकी बेस पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि मार्केट में ना कोई एक स्टॉक में बड़ी जल्दी अपर कैप्स लग रहे हो तो लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द रीजन कि ये क्यों ऊपर जा रहे हैं। तो जो हमने लर्न किया एक्चुअली, वो कोर्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि वी वर एबल टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लिस्ट किए हैं। ये मेरे पोर्टफोलियो का आप कह लें कि 70 to 80% है, जिसमें आप देखें कि तकरीबन जो मेजर हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के या पीएसएक्स में जो लिस्टेड हैं, उन सारों में से कुछ एक एक स्टॉक होगा एटलीस्ट। तो फर्टिलाइजर में ऑटोज, टेक्नोलॉजी, सीमेंट्स, बैंक्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड एज वेल एज द टेक्सटाइल। एवरेज एलोकेशन जो थी मेरी वो तकरीबन 5 to 7% थी, बाजुकात 1-2% ऊपर भी चली जाती थी, लेकिन जो रिटर्न्स मुझे हुए इस पोर्टफोलियो पे वो 80% है। ये मैंने एक ऑन द सेफ साइड रखा है, बट दीज आर मोर देन 100%। कुछ अमाउंट जो थी ना मेरे पोर्टफोलियो में वो मैं रखता था स्विंग ट्रेड्स के लिए, जिसमें मुझे लगता था कि एक्चुअली हुआ क्या कि ऑलमोस्ट ईयर अगो मैंने फराज भाई का कोर्स भी लिया ट्रेडिंग पे। तो उस वो जो थी ना कर्व्स, जो पैटर्न्स थे, उनसे मुझे आइडिया हुआ कि ये ब्रेकआउट क्या होते हैं और जो फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है एंड सो ऑन। तो जो 15 to 20% तकरीबन इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने उस काम के लिए रखी हुई थी कि जब कभी मुझे लगेगा कि किसी स्टॉक में एक मूवमेंट आने वाली है तो आई विल बाय दोज थिंग्स। स्ट्रेटेजी मेरी क्या थी? इट वाज सिंपल, कोई ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं। एक तो आप अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में देखता था, मेनली ऑन द पी टर्म्स या ईपीएस या पी बाई बी,
अगर बैंक्स की बात है तो आई लुक फॉर पी बाई बी ऑल्सो। इसके अलावा देखता था कि सेल्स इनकी बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। सम टाइम कुछ कंपनीज में होता था कि उन्होंने वन ऑफ कुछ लोन पे करना था या इस तरह की चीज़ें, तो वो इतना ज़्यादा मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता था। ज़्यादा देखता था कि ये पिछले क्वार्टर्स में इसका रिजल्ट अगर बढ़ रहा है, ईपीएस ग्रो कर रही है तो इट्स फाइन। और अपने जो सेक्टर्स हैं इसमें ये एक काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड या बाकी स्टॉक्स की तरह। देन आई आल्सो लुक फॉर स्टोरीज। ये चीज़ मुझे बड़ी अपील करती थी कि जो भी मैं स्टॉक ले रहा हूँ, इज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड इट। स्टोरी मीन्स फॉर एग्जाम्पल अटक रिफाइनरी, यहाँ पे मैंने अभी शो नहीं किया बट इट वाज इन माय पोर्टफोलियो और अभी भी है कि यू नो कि रिफाइनरी एक पॉलिसी आ जाएगी, आने वाली है। तो अब देखिए, एक तो वो लोग होंगे ना कि जब पॉलिसी आ जाएगी तब इंटर होंगे, लेकिन ज्यादा मजा तो तब है ना जब आप उससे पहले लेके, और वो जो 15-20% का एक जंप है वो भी आप ले लें। तो उस तरह की स्टोरीज, या फॉर एग्जांपल आप देखें मैपल लीफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैपल लीफ हॉस्पिटल बना रहे हैं इस्लामाबाद में, यू नो दैट, नोवा केयर के नाम। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आप जस्ट ना एक बिल्कुल सीधा सीधा कंपैरिजन भी करें कि शिफा हॉस्पिटल भी इस्लामाबाद में, और शिफा का शेयर वैल्यू देखें या उसकी जो अर्निंग्स और सारी चीजें, अगर ये नोवा केयर, हम ये नहीं कहते कि शिफा तक चला जाएगा, बट यू नो इट इट विल ऐड अ ग्रेट वैल्यू टू मैपल लीफ। कब आएगी वो 2026 के बाद शायद आएगी, लेकिन जो लोग उस वक्त एंटर होंगे तब मैपल लीफ इस कीमत पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह की स्टोरी जब मुझे लगता था कि कहीं है तो यू नो आई जंप इनटू दैट। सेम अप्लाइज फॉर लक्की। लक्की की अक्सर स्टोरीज आती रहती थी कि ये लोग माइनिंग में जा रहे हैं, फिर इनकी यू नो जो बिजनेस थे वो ग्रो कर रहे होते थे, सिस्टम की इसी तरह की स्टोरीज आ रही होती थी। तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड, कि जो भी स्टॉक में लूं उसमें ग्रोथ पोटेंशियल जरूर होना चाहिए, स्टेगनेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसकी अगर ईपीएस 30 है तो पिछले 2-3 सालों से अगर वो 25, 30, 32 के गिर्द घूम रही है, तो आई डोंट प्रेफर दैट काइंड ऑफ स्टॉक। तो मैं प्रेफर करता हूं कि ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे वो 20% हो, 10% हो, कुछ भी हो, तो ग्रोथ जरूर होनी चाहिए। अगेन बेहतरीन। कीप फॉर एटलीस्ट 1 to 2 quarters। ये भी मेरी स्ट्रेटेजी थी कि सम टाइम क्या होता है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, लोग पैनिक कर जाते हैं, सेल कर देते हैं। तो आपने देखिए कंपनी परचेज की है, तो एक तो आपको उसकी मैनेजमेंट, कंपनी के बिजनेस में ट्रस्ट होना चाहिए कि दे विल ग्रो। उस पे उसके पीछे आपने अच्छा खासा रिव्यू किया, इतनी मेहनत करके आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब पैनिक में उसको सेल नहीं करना चाहिए। जस्ट गिव सम टाइम। 1-2 क्वार्टर में आप देखें कि नहीं, इफ देर आर सम फंडामेंटल इश्यूज, फॉर एग्जांपल मुझे ये लगता है कि मिलेट ट्रैक्टर्स में फंडामेंटल अब इश्यूज आए हुए हैं उनके पिछले काफी अरसे से, तो मैं मिलेट ट्रैक्टर पे इन्वेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जिसमें सम टाइम होता है कि 1-2 क्वार्टर अच्छे नहीं गए, तो भी मैं उनको ऐसा नहीं कि फौरन सेल कर दूं। आई विल कीप अंटिल आई फील कि नो नो इट्स द टाइम, कि मेरा जो एक था ना 15% से फॉर एग्जांपल ज्यादा नीचे चला गया, तो फिर मैं उससे निकल जाता हूँ। तो ये था अमार भाई, एक शॉर्ट सी स्टोरी कि मेरी क्या स्ट्रेटजीज थी, किस तरह के मैंने रिटर्न्स लिए और क्या एलोकेशंस थी। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ यहाँ पे एक्चुअली मेरी जो ब्रोकर ऐप है उससे मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके जस्ट अभी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे हमारी ये कॉल है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अच्छा, एक सेकंड वापस आइएगा जरा उधर, जो आपने पिक्स किए हैं, मैं ये हम ये भी देख लेते हैं रिजल्ट्स का। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपने, मैंने देख रहा हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपने पिक किया हुआ है और ये बेहतरीन परफॉर्म कर गया है, 200% से ज्यादा ऊपर चला गया है। बैंक ऑफ पंजाब भी तकरीबन 7-8 रुपए से अब तकरीबन 25-30 तक पहुंचने वाला है, तो ये बेहतरीन ये इसके रिजल्ट हैं। फिर उसके बाद आपने निशाद मिल्स भी रखा हुआ है। तो ये 3-4 जैसे अब आपने स्टॉक्स पिक किए हैं, हालांकि बैंक्स में देखे ना सारी परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब नेशनल बैंक पिक करने का क्या सिनेरियो, क्यों आपने सोचा कि इसको पिक करूं, या आपने अच्छा, जो निशाद मिल्स है, मुझे आपने बताया था कि मैं इंटरलूप से शिफ्ट किया था निशाद मिल्स के ऊपर, तो इसका फैसला कैसे किया आपने? श्योर। अच्छा, जो नेशनल बैंक है ना, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हम लोग कोर्स ले रहे थे, या ये उन्हीं दिनों की बात थी शायद, कि वी गॉट टू नो कि इनके जो पेंशन केसेस थे जो एम्प्लॉइज के साथ चल रहे थे, वो सेटल डाउन हो गए थे, और इन्होंने कुछ पेमेंट्स करनी थी। पहले ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा शायद इनके ऊपर आएगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, बट जो कोर्ट की रूलिंग आई थी उसमें था कि इट वाज मच लेस देन यू नो व्हाट दे एंटिसिपेट। वो ट्रिगर था इस बैंक के लिए। ये लोग डिविडेंड भी नहीं दे रहे थे उस जमाने में, यानी कि 2023 और 24 में ना।
तो मैंने उस वक़्त इसको पिक किया था बेस्ड ऑन द फंडामेंटल। अगर पीई रेशियो भी देखें बड़ी इसकी कम थी, क्योंकि अर्निंग तो कर रहा है ना बैंक, मतलब उसकी जो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स तो थी, पैसा तो ये जमा किए जा रहे थे, पे आउट नहीं कर रहे थे। तो आमतौर पे लोग देखते हैं कि यार डिविडेंड आना चाहिए ना, तो डिविडेंड भी नहीं था यहाँ पे, स्टॉक वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, तो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। बट दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट, जब इनका ये केसेस रिज़ॉल्व हुए और इन्होंने फॉरवर्ड मूव करना शुरू किया। तो मैंने इसमें एंट्री ली थी आई थिंक 75 पे, और 72 समवेयर दैट। तो वहां से इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 140 145 पे जाके मैंने इसे ऑफलोड किया। देन आई री एनालाइज दिस स्टॉक, जब इसके पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया था, 10 रुपए की ईपीएस आई थी, विच वॉज वेरी फिनोमिनल। तो मैंने दोबारा इसमें एंट्री ली और अब ये 200 प्लस चला गया। तो आप देखें 70 से 216 रेट्स, लाइक 150% रिटर्न दिए इस बैंक ने। तो अगेन पीछे स्टोरी भी थी, राइट टाइम पे एंट्री ली, बेस्ड ऑन द न्यूज अपडेटेड रहे मार्केट में क्या चल रहा है। अगेन बैंक ऑफ पंजाब की भी मोर और लेस सिमिलर। एक तो ना मुझे अभी ये आफ्टर इन्वेस्टमेंट इस चीज का रियलाइजेशन हुई कि जो गवर्नमेंट के बैंक्स है ना, ये तो वो एक अच्छा एवेन्यू है। आप देखेंगे बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, ये तीनों जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, इन्होंने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है ना। बिल्कुल ऐसे एक और लॉजिकल आप बात देखें ना कि आप कहीं भी जाए ना, किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में, इस्लामाबाद में या कहीं पे भी, एफबीआर का आप देख लें, तो जितना भी पैसा है ना वो नेशनल बैंक के थ्रू ही सर्कुलेट हो रहा होता है। जो ज्यादातर एम्प्लॉइज की जो सैलरीज हैं वो वहां से हो रही होती हैं सर्कुलेट। तो यहाँ पे जो कैश सर्कुलेशन है ना बहुत ज्यादा है, जो आपके गवर्नमेंट के बैंक्स हैं। सेम अप्लाइज फॉर बैंक ऑफ पंजाब, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, आई मीन। तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट का आप देखें कितना बजट होता है, कितने पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है। तो मैं इन चीज़ों को भी देख रहा था कि मुझे इस तरह के जगहों पे जाना है जहाँ पे ना कैश ज़्यादा आ जा रही है, ताकि इनके डिपॉजिट्स ग्रो करें। पाकिस्तान की इकॉनमी ऑब्वियसली एक्सपैंड ही हो रही है, तो जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, जो भी टैक्स कलेक्शन हो रही होती है, वो इन सरकारी बैंकों में ज़रूर जाती है। तो ये कुछ रीज़न। इसके अलावा जो निशात मिल वाली है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगेन 2024 या आई थिंक 23 के आखिर में ना मैंने इंटरलूप लिया हुआ था, और इंटरलूप इज अ वंडरफुल कंपनी, पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है। लेकिन इंटरलूप, अच्छा, इंटरलूप और निशात मिल की ना सेम प्राइस थी जब मैंने ये लिया था, 70 के करीब थे दोनों। बट देन व्हाट हैपन के, अगेन थैंक्स टू यू, ड्यूरिंग दैट कोर्स आपने ये बताया था कि भाई जब हम ये डिस्कस कर रहे थे टॉप टेक्स या टेक्सटाइल सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो यू मेंशन कि इंटरलूप परफॉर्म नहीं करेगा, इनके डेट्स हैं और इन्होंने कुछ एक्सपेंशन की थी शायद श्रीलंका या कहीं पे, तो दोज प्लांट्स आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो आई थॉट इनिशियली कि अच्छा अगर इसके इश्यूज चल रहे हैं तो व्हाई नॉट निशात मिल, मियां मंशा एक बेहतरीन बिजनेसमैन है, तो ठीक है उनकी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं। एंड यू नो व्हाट के 7234 पे मैंने ये निशात में लिया था, और अब देखें ये 160 पे। बीच में मैंने कुछ सेल किया, काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग की, फिर उसको मैंने रीबाय किया। तो निशात मिल में भी ये स्टोरी है। इसके अलावा और भी यहाँ पे आप अक्सर देखेंगे ये कोहाट सीमेंट, कोहाट सीमेंट परचेज करने की अमार भाई ओनली एंड ओनली रीजन आप थे, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो हमें थी ना, जो जनरल कॉमन जो सीमेंट की कंपनियां थी, लकी सीमेंट है या डीजी खान, फौजी सीमेंट, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां पे भी यही सीमेंट कंपनी, इन्हीं का सुनते हैं। तो कोहाट सीमेंट का टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सुना हुआ था। बट वी लर्न कि ये वो कंपनी है जो कैश रिच है, इसके पास जबरदस्त कैश। तो और जब कुछ मैंने रिपोर्ट्स भी उन दिनों में देखी कि ईवी पर टन जो इनकी है वो भी सबसे लोएस्ट थी, कैश रिच कंपनी है। फिर जिस एरिया में लोकेटेड है वहाँ पे रॉ मटेरियल को बड़ा अच्छा मिलता है। बीच में क्या हुआ था कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक रॉयल्टी इम्पोज कर दी थी पंजाब की जो मिल्स पे, और तो कोहाट पे नहीं की थी। तो वो जो साल गुजरा तकरीबन, उसमें कोहाट ने, चिराट ने, इन्होंने काफी ज्यादा गेन्स लिए। तो आई वॉज इन्वेस्टेड इन कोहाट अलॉट। फिर मैंने इसको काफी सेल किया, 500 पे जब पहुंचा, दोबारा बाय करके फिर इसका जो स्प्लिट था वो भी लिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद अभी इसमें ना हो मेरे अगली जो स्लाइड्स है, बट कोहाट में मुझे मोर देन 100% गेन्स हुए। तो हर स्टॉक, अच्छा एक रह गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफएफसी। शायद आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। एफएफसी में भी यही स्टोरी थी कि ईफर्ट में मैं इन्वेस्टेड था, और उस वक्त भी ना दोनों स्टॉक्स की तकरीबन सेम प्राइस चल रही थी, 165-70 के करीब। तो अगेन उस वक्त हमने ये पता चला कि जी जो ईफर्ट और एफएफसी को जो गैस प्रोवाइड की जाती है, तो रेट का बड़ा डिफरेंस है। एफएफसी माड़ी से लेता है, जबकि
इफर्ट है उसका दूसरे प्रोवाइडर है, तो माड़ी इनको काफी सस्ती गैस दे रहा है। बेचते जो एंड प्रोडक्ट हैं वो तकरीबन सिमिलर ही हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनको बड़ी कम पड़ रही थी। एट दैट टाइम आई जस्ट ट्रांसफर देयर, मुझे नहीं था पता कि बाद में ये तो इतना रिटर्न दे देगा। तो 170 से देखें आप ये 470 और कहाँ पे पहुंच गया ना। तो इन सब में अगेन साजगार की स्टोरी, वो हेवल वाली चीजें सिस्टम में एक ही टेक्नोलॉजी की कंपनी मैंने रखी हुई, सिस्टम आई लाइक। इसमें आप कहते थे कि यार सिस्टम शायद नहीं परफॉर्म करेगा, ये 2024 की बात है। ऑब्वियसली तो हाँ, उस वक्त ये कर भी नहीं रहा था, बट 2000 जब ये जून के बाद ना, आई थिंक अक्टूबर 2024 के बाद, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी मिडिल ईस्ट में, वहां से रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे। तो वो चीजें हम ट्रैक कर रहे थे कि यार अब इस वो कंपनी एक्सप्लोसिव बन गया। वो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव। हमने स्ट्रेटजी पढ़ी हुई थी ना, जो जिसमें इनको एक्सचेंज गेन्स आ गए थे एकदम से, तो वो एकदम से ज्यादा आने से एकदम से ईपीएस बढ़ गई थी, तो तब से इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो गई। एग्जैक्टली अच्छा, लास्टली चलें डिस्कस करते हैं ठट्ठा सीमेंट और हबको। ठट्ठा भी मेरे बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट रही, और प्योरली ऑन द बेस ऑफ एवल्यूएशंस थी, क्योंकि इसका पी बड़ा कम था, और ये एक कंपनी थी जो सीमेंट कार्टेल है उससे बाहर है ना, मतलब इनके पास जो प्राइसिंग पावर और ये सारी चीजें थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि ओके, एक साउथ की छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कम थी इन्वेस्टमेंट, इतनी ज्यादा नहीं थी, बट वो देखते ही देखते बड़ा ऊपर चला गया। मैं फिर उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करता गया, फिर इनका स्टॉक सेपरेट हुआ, फिर न्यूज आती रहती थी कि ट्रैक्टर की बिजनेस में जा रहे हैं एंड सो ऑन। वेरी रिसेंटली, अभी 1 महीना डेढ़ पहले मैंने इसको सेल करके हबको में शिफ्ट हुआ, और उसकी रीजन हबको में जाने की ये थी कि हबको में भी पहले मैं इन्वेस्टेड था, बट जब आईपीपीस के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे गवर्नमेंट के, तो हबको काफी नीचे चला गया था, और उसमें मुझे भी कुछ लॉस हुआ था, कोई आई थिंक 15 या 20%। तो मैंने वो लॉस भी बुक किया था हबको का। आई मीन आई बॉट एट आई थिंक 130 और समथिंग, और इसको सेल किया था 105 या 10 पे। लेकिन हबको को दोबारा मैंने बाय किया रिसेंटली, आई थिंक 1 डेढ़ महीना पहले 150, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें बड़े अच्छे रिटर्न्स आए। उसके पीछे क्या रीजन थी? एक तो बीवाईडी की स्टोरी थी, कि बीवाईडी लॉन्च हो गई, उनकी कुछ सेल्स होना शुरू हो गई, एंड सेकेंडली हबको के जो ग्रोथ पोटेंशियल है कि डिफरेंट बिजनेसेस में जाना चाह रहे हैं। तो मुझे ये लगता था कि इवन अगर ये थोड़ा 1 2 3 4 क्वार्टर या 1 डेढ़ साल भी अगर ये स्टेगनेंट भी रहता है, अल्टीमेटली इट विल परफॉर्म वेरी गुड। तो हबको मैंने उसमें लिया लॉन्ग टर्म के लिए, कि डिफरेंट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। तो ये है हमारा। और भी अगर हम हर स्टॉक पे बात करें, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक पीएनएससी बिल्कुल है, बिल्कुल तो सर। आप नहीं, ये देखें ये। आपने तो बिल्कुल जो बताया ना कि आपको रिसर्च करने का शौक है, एंड अगेन यू हैव डन पीएचडी एज वेल, एंड तो वो ओवरऑल एक वो जो रिसर्च वाला जो आप कह लेना कि एलिमेंट, वो बिल्कुल स्टॉक्स में नजर आ रहा है, और ये बड़ा मजा आया मुझे ओवरऑल आपकी स्टोरी सुन के, और जिस तरीके से हमने ये सारे बिजनेस कोर्स में भी डिस्कस किए थे कि इन इन तरीकों से हमें कंपनीज को देखना चाहिए। एंड द मजेदार चीज ये है कि जब उस टाइम पे भी हम देख रहे थे कि यार ये ट्रिगर्स मौजूद है इन कंपनीज के अंदर, ठीक है, ये बिजनेस ये कर रहे हैं, और बिजनेस हमने उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी ये जानते हुए कि ये बिजनेस ऐसे चल सकता है। लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं ना उसके बाद, जब आपका रिजल्ट वो शो होता है कि यार वाकई में ये परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो मजा तब आता है। और यही चीज अगेन कोर्स में भी हम यही बता रहे होते हैं। अब आप रिजल्ट्स अगर आप दिखाना चाहते हो वो दिखा दें, जो अच्छा, आपने। कुछ ना मैंने अपने ब्रोकर की ऐप से जस्ट अभी ये स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। तो एचबीएल का आप देखें, इट्स ऑलमोस्ट 75%। अगेन जो एक्चुअल रिटर्न्स हैं ये इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने बीच में इसको सेल किया फिर बाय किया। तो ब्रोकर की ऐप में सिर्फ वो शो हो रहा है जो कि करंट आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, मतलब जो आप चल रही होती है। सिस्टम्स का आप देखें, अगेन इट्स ऑलमोस्ट 94%, एफएफसी 77, बट आई एम श्योर कि अगर ये जो री इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें निकाल दें तो इट वुड बी अराउंड 150%। मैपल लीफ आप देखिए, इसमें भी 52% है, बट नो, इसकी जो एक्चुअल रिटर्न्स आई थिंक इट्स मोर देन 100%, क्योंकि ये मैंने 32 के पे बाय किया था जब बिल्कुल रुकी हुई थी, और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिकमेंडेशन थी बाय द वे। तो मैपल लीफ होता था उनमें, तो उस वक्त समझ नहीं थी कि ये क्यों कर रहे हैं, बैक एंड पे ज़ाहिर है उनकी रिसर्च होती है। तो कोर्स के बाद या जब सरमाया की, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू लेक भाई और जो टीम, इन्होंने बेहतरीन एक रिसोर्स बनाया है। सरमाया की जो वेबसाइट है, बिलीव मी, मैं सिर्फ वहां जाता था, और वो जो पीयर कंपैरिजन है ना, पीयर कंपैरिजन को देखता था कि उसमें वो पीई और पीबी और ये सारी जो भी चीजें होती थी उनको कंपैरिजन करके तो मुझे आइडिया हो जाता था कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि नहीं। तो मैपल लीफ को 32 पे लिया, फिर इसको 58 या 9 पे सेल किया। अगेन अब जो एवरेज प्राइस है वो 71। यहाँ पे आप देखें लक्की का भी इसी तरह ही है,
270 के करीब इसकी एवरेज प्राइस आ रही है। हबको एज आई एक्सप्लेन जस्ट अभी कि ये इस वक्त मेरी 157 है, बट इस पे मुझे कुछ लॉस भी हुआ था जब मैंने इसको 140 पे लेके 30 पे लेके 110 पे कहीं सेल किया था। पीएनएससी ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक थी, और इसका एक्सक्लूसिव क्रेडिट आपको है क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। कि उस वक्त जब मैं ये लेने लगा था ना, एक ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी या कह लें कि उसमें एक स्टॉक का तो दो थी ऑप्शंस, पीआईबीटीएल भी थी, पीएनएससी भी थी। तो पीएनएससी ने ना मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न्स दी। यहाँ पे ये 46% है, बट एक्चुअल आई थिंक इट वुड बी अराउंड 200% ना, क्योंकि इसका जो बोनस था पहले मैंने वो भी लिया। उसके बाद ये क्या कहते हैं नीचे आके 200 से समथिंग ऊपर गया, फिर इसको मैंने ना सेल परचेज स्विंग भी करता रहा, तो अब जाके ये चीज आ रही है। तो इसमें जो मुझे एक चीज याद है बीबी के क्यों लिया था पीएनएससी के, एक तो ये जो शिप बिजनेस था ना, ये जो यूक्रेन बिल्कुल और वार की, उसकी वजह से इस कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। अच्छा, बिल्कुल फिर एक और चीज मुझे समझ लगी जब मैं रिसर्च कर रहा था कि इनका जो बिजनेस है ना वो सिर्फ शिप्स का नहीं है, बल्कि ये इनकी रेंटल बिजनेस भी है। तो कुछ बिल्कुल इन्होंने बिल्डिंग्स हैं जहां से इनका रेंट आता है, तो आप देखें जो रीट है इस तरह की जो भी चीजें हैं ना, तो काइंड ऑफ सेम मॉडल के इनकी वो एक इनकम ऐसी है कि जो इनको आनी ही आनी है। तो मुझे ये बड़ी चीज अट्रैक्टिव लगी कि यार ये एक ऐसी कंपनी है कि जिसके अगेन डाइवर्सिफाइड है, कि ना सिर्फ सिर्फ शिप है बल्कि इनकी बिल्डिंग्स हैं, वहां से भी इनको प्रॉफिट्स आते हैं, ये बड़ा अच्छा पे आउट भी करते हैं। और अच्छा, इसमें ना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, लोग इसलिए शायद दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि हाँ सिर्फ फ्री बिल्कुल फ्लोट अच्छा 10% है, शायद ये वजह है ना। तो लेकिन आई एंजॉयड अ लॉट। इसी तरह नेशनल बैंक देखें, यहाँ पे मैंने ये 156 पे अभी एवरेज है, बट आई एक्चुअली बॉट इट एट 72 और 3, फिर 140 पे सेल करके तो फिर दोबारा इसे ऊपर लेकर गया। और इसको आई विल कंटिन्यू, अभी इसका डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस है कि एटलीस्ट 20-25 रुपए आएगा। तो आई मीन दीज वर गुड पिक्स फॉर मी। लकीली आई एंटर्ड एट अ वेरी गुड टाइम। जब मैंने कोर्स किया उसके बाद ही मार्केट भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से ऊपर जाना शुरू की। तो ऑल वेंट इन माय फेवर, यू कैन से। एंड या आपको भी बहुत क्रेडिट जाता है, यू गाइस आर आवर मेंटर्स, यू रियली हेल्प। अगेन लेक भाई का बहुत शुक्रिया है जो उन्होंने अमेजिंग एफर्ट की हुई है सरमाया वेबसाइट बना के ना, दैट्स अमेजिंग। चलो थैंक यू सो मच फैसल भाई। और इसको फिर हम ऑलमोस्ट तकरीबन 28 मिनट्स हो गए। सो इतने मज़ेदार किस्म की आप सारी स्टोरीज बता रहे थे, मेरे ख्याल से सबको जो है एज एन ऑडियंस जब वो सुनेंगे इसको देखेंगे कि एनालाइज करेंगे कि यार ये अगेन आप कोर्स से पहले आपको प्राइस अर्निंग और ईपीएस का भी नहीं पता था, और अब जो है जब कोर्स आपने ले लिया तो उसके बाद एक ऐसे डिसीजन मेकिंग पे आप आ चुके हैं कि जहां पे आप कंपनी के स्टोरीज देख रहे हैं, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स देख रहे हैं, उसमें ट्रिगर्स देख रहे हैं, और जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम यही सोच के कर रहे हैं कि यार आगे जाके इसका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा और वो स्टॉक्स वाकई में उसी तरीके से परफॉर्म करें। दिस इज द मैजिक ऑफ फंडामेंटल्स, और ये चीज को समझ के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और यही अगेन हम यहाँ पे बुलजन भी इस पे भी सरमाया पे भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोगों को इस तरीके से गाइड करें। चलिए थैंक यू सो मच फैसल भाई, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड काफी पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे, उनकी भी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फैसल भाई की तरफ से एंड सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।